Okay, so good evening, students. So I'm going to cover unit third, okay, today. So without any delay, let's start because you are having examination. So I'm not going to do any delay. Okay. So let's start. हम लोग क्या क्या यहाँ पर कवर करने वाले हैं? हम लोग in unit 3 we are going to cover friction and its applications, then types of friction, law of solid or column friction, then angle of repose, equilibrium of body lying on a rough inclined plane. So in this lecture, till here we are going to cover. Okay. And from impending tipping, slipping, belt friction, rolling resistance, wedges, next lecture में हम लोग पढ़ें. ठीक है. So let's start with friction. So friction क्या है? Friction is a force. It is a kind of force that resists the relative motion between two contacting surfaces. मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि this is let's say ये A कोई बॉडी है, ये कोई B कोई एक अदर बॉडी है, और both are contacting with each other. यहाँ पर दोनों बॉडी क्या कर रहे हैं? आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं ना. सो जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव मोशंस को क्या कर रहे होंगे? रेसिस्ट कर रहे होंगे. देन दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन. ओके. ऐसा भी हो सकता है कि दिस सरफेस वुड बी एट रेस्ट और ये मूव कर रहा हो, है ना. ये सरफेस रेस्ट में है और ये मूव कर रहा है ना. तो क्या होगा? ये जब मूव कर रहा है तो इस सरफेस के कारण इस पर कितना अपोजिशन आ रहा है ना. दैट इज फ्रिक्शन. तो अपोजिशन किस पर आ रहा है? ए पर. किसके कारण? बी के कारण, अगर बी फिक्स्ड है तो. ओके. सो फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट. मतलब ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके पैरेलल क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स. पैरेलल है. बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट. और डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अलग अलग होगा, है ना. तो उसी प्रकार फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज होगा. ओके. सो आई थिंक ये क्लियर होगा यहाँ तक. ठीक है. देखिए ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मतलब ये पूरे बॉडी का ये क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पर बॉडी का वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बॉडी का वेट है वो क्या है? डब्ल्यू. यहाँ तक क्लियर है? ओके. लेट से इस बॉडी को मैं पी फोर्स से क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ इस तरीके से. बॉडी पर वेट डब्ल्यू लग रहा है और इसको पी फोर्स से मैं क्या कर रहा हूँ? लोड से मैं खींच रहा हूँ इसको. ओके. सो क्या होगा? ये सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, दैट इज रफ सरफेस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा. ठीक है. जिस फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, एक अपोजिंग फोर्स आ रहा होगा, है ना. अपोजिंग फोर्स उसके मोशन के अगेंस्ट में, मोशन इधर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स आ रहा होगा. दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके. ओके. और इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर जो फोर्स आ रहा है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर रिएक्शन आ रहा है या फोर्स आ रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, जिसका लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा होगा. बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा होगा. तो ये क्या है? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. सो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़े हैं. समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. ओके. एक्स में जितने भी फोर्सेस उसका सम 0 ले लीजिए. तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव. सो पी माइनस एफ इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या मिला? पी इक्वल्स टू एफ. ठीक है. सेकेंड, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 हम लें तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ से हमको मिलेगा यहाँ से अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव. सो एन अपवर्ड लग रहा है, इट इज पॉजिटिव. डब्ल्यू डाउनवर्ड निगेटिव इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमको क्या मिला? एन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू. ओके. यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक.
ये बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन अ बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग देयर इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब बॉडी अबाउट टू डू मोशन, एट द वर्ज ऑफ डूइंग मोशन, मोशन नहीं कर रहा है, एट द वर्ज ऑफ डूइंग मोशन, ठीक है, तो उस केस में जो फोर्स आ रहा होगा, उस केस में जो अपोजिंग फोर्स आ रहा होगा, दैट वुड बी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। मतलब वो ऑप्टिमम वैल्यू है, सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका ऑप्टिमम वैल्यू है। उसके बाद अगर लोड को हम बढ़ा दें तो बॉडी मूव करने लग जाएगा, है ना। सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग देयर इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब बॉडी अगर एट द वर्ज ऑफ डूइंग मोशन है तो दैट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि दैट इज ऑप्टिमम वैल्यू ना, कि वहां तक बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, अबाउट टू डू मोशन। लेकिन जैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने क्या किया, सॉरी, जैसे ही हमने लोड को बढ़ाया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा बॉडी मोशन करने लगा। दैट इज क्या समझ में आया, अब जो वहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो ड्यूरिंग मोशन एक्ट कर रहा होगा, तो दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं सरफेस को आपको दिखाऊं, दोनों के सरफेस को, तो आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। देखिए, जब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था तो सरफेसेस इंटरलॉक, सरफेसेस क्या है, इंटरलॉक। बट व्हेन जब काइनेटिक फ्रिक्शन था, चूंकि मोशन हो रहा है इसलिए सरफेसेस इंटरलॉक नहीं है, जस्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं सरफेसेस, जस्ट रबिंग हो रहा है दोनों के बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच में, यहाँ पर इंटरलॉक सरफेस है। ओके, so this is limiting force of friction and this is kinetic friction. Now let's come to the next topic, coefficient of friction, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ओके, so it is the ratio of limiting force of friction F to the normal reaction N। तो ये रेशियो किसका है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी पर आ रहा होगा, है ना। सो एफ म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एन, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, एफ क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये लेट्स से वी आर कंसिडरिंग अ बॉडी, एक बॉडी है जो कि इस तरीके से फिक्स्ड है, हमने उसको कंसिडर किया है, जिस पर हमने लोड पी लगाया है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिस पर लोड, जिस पर वेट बॉडी का डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है ना, ठीक है। बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर जाएगा, उसके अपोजिट में, मतलब इस तरीके से मूवमेंट इधर हो रहा है तो अपोजिंग नेचर का फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये, ठीक है। ओके, सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट आर। ये जो रिजल्टेंट आर है उसके द्वारा जो एंगल बनाया गया है किसके साथ, ऑफ द नॉर्मल एन एंड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ। मतलब एफ और एन का जो रिजल्टेंट होगा वो एन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, वही चीज लिखा हुआ है, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट आर। जो रिजल्टेंट आर है किसका, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज फाइव। और ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एन। आर और एन के बीच का जो एंगल है वही क्या है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से हम टेन फाइव क्या लिख सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर इज व्हाट, एफ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एफ लग रहा है ना, तो एफ। ओके, एफ का नेचर इस तरीके से, एफ, एफ अपॉन, ठीक है, एफ अपॉन क्या आएगा यहाँ पर, एन आएगा। ओके, एफ अपॉन एन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज एन। तो यहाँ से एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में एफ को निकाला म्यू टाइम्स ऑफ एन। ओके, तो मैंने यहाँ पर उसको पुट कर दिया।
तो यहाँ से tan फाई किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर। मतलब जो स्लोप है वो किसके बराबर आ रहा है, म्यू के बराबर। म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। मतलब जो टेंजेंट होगा फ्रिक्शन एंगल का वो किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। या जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन एंगल के बराबर होगा। ओके। अब मान लेते हैं कि देयर इज सेम बॉडी, वही बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ठीक है। और बॉडी पर अब जो फोर्स लग रहा है वो अब मान लेते हैं हॉरिजेंटल से किसी थीटा डिग्री पर फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है। बॉडी पर अब जो फोर्स लग रहा है वो किसी थीटा डिग्री पर लग रहा है। पहले हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा था, ठीक है। अब किसी थीटा डिग्री पर फोर्स लग रहा है ना। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, क्लियर है। इसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल थीटा डिग्री दैट इज पी कॉस थीटा, और हॉरिजेंटल पी कॉस थीटा एंड वर्टिकल इज पी साइन थीटा। ओके। और ये डब्लू आपका क्या लग रहा है, जो वेट है पूरे बॉडी का उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो रिएक्शन जो है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है, मैंने आपको बताया। हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा और उसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा होगा। इसको एकदम रट लीजिए कि जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा और वो किसके थ्रू पास करेगा, दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके। और देखिए दूसरा चीज क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस। ये जो सरफेस, जो फ्रिक्शन सरफेस होगा उसके पैरेलल लगेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ पर बॉडी मूव किधर कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, सो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट आया, एफ इक्वल्स टू म्यू एन। नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है। यहाँ तक तो आई थिंक एकदम क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, टेकिंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन टू बी इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो एक्स में जितने भी फोर्सेस हैं, सो लेफ्ट साइड इज नेगेटिव माइनस म्यू एन, राइट साइड इज पी कॉस थीटा पॉजिटिव। यही लग रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, म्यू एन। ओके, इस साइड पॉजिटिव तो राइट साइड भेजा तो निगेटिव, मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ। माइनस म्यू एन प्लस पी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू एन इक्वल्स टू पी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर यही फोर्सेस को आप कहाँ रिजोल्व कर रहे हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को रिजोल्व कर रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में एन पॉजिटिव, इसके अलावा पी कॉस थीटा पॉजिटिव, पी साइन थीटा पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए अपवर्ड। ये सब तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एन यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस पी साइन ऑफ थीटा। ओके। तो यहाँ से ये वैल्यू हमको मिला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी होगा तब। तो यहाँ से नोटेबल पॉइंट्स क्या क्या मिला कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू टाइम्स ऑफ एन। जो फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है वो हमेशा क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ एन। ये तो क्लियर है। बट द नॉर्मल रिएक्शन एन इज नॉट इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज, है ना। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन था वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर आ गया था। देखिए वाई में जब रिजोल्व किए तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पर एन डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा आया। इसका मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने लोड लगाया है उसके लिए डब्ल्यू और एन क्या है, सेम है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन। ओके, व्हेन टू सरफेसेस इंटरेक्टिंग are at rest, then force experienced by one surface on the another surface is static friction। मतलब जो दोनों सरफेसेस हैं वो रेस्ट पर है, दोनों बॉडी रेस्ट पर है, तो जब फोर्स जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे दैट वुड बी
स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने अभी इससे पहले आपको इंटरलॉक सरफेस दिखाया था, दैट विल बी एप्लीकेबल हियर। नाउ डायनामिक फ्रिक्शन, व्हेन वन सरफेस स्टार्ट्स मूविंग, मान लीजिए एक सरफेस रेस्ट पर है और दूसरा सरफेस मूव कर रहा है, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट वुड बी डायनामिक फ्रिक्शन। जो मूविंग बॉडी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को जो एक्सपीरियंस करेगा दैट वुड बी डायनामिक फ्रिक्शन। नाउ नोट क्या करना है, इफ टू सॉलिड बॉडी इंटरैक्टिंग हैव अनलुब्रिकेटेड सरफेसेस, मान लीजिए दो सॉलिड आपस में इंटरैक्ट कर रहा है और दोनों का जो सरफेस है वो अनलुब्रिकेटेड है। अनलुब्रिकेटेड मतलब रफ सरफेस है, लुब्रिकेट तो हमने किया नहीं है। अंडर ए कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग और टेंडेंसी टू स्लाइड, या तो बॉडी स्लाइड कर रहा है या फिर उसमें टेंडेंसी है स्लाइडिंग की। ओके, सो वो जो केस अगर होगा दैट वुड बी ड्राई फ्रिक्शन या फिर कोलम फ्रिक्शन या फिर सॉलिड फ्रिक्शन। वहां पर जो फ्रिक्शन आ रहा होगा वो ड्राई फ्रिक्शन होगा या कोलम फ्रिक्शन आ रहा होगा या फिर सॉलिड। मतलब ये कब आएगा, जब सरफेसेस क्या होंगे, अनलुब्रिकेटेड। ओके, नाउ लॉ ऑफ सॉलिड, या फिर उसी को बोलते हैं ड्राई, या फिर उसी को बोलते हैं कोलम फ्रिक्शन, या फिर लॉ ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन। तो कुछ लॉज हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है, दैट इज फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, मोशन के अगेंस्ट में हमेशा फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस, देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर। म्यू क्या है, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब अलग अलग सरफेस के लिए ये अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए वो किस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज नेचर ऑफ द सरफेसेस। सो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एन, ठीक है। एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है। म्यू को कांस्टेंट रखा जाए तब, म्यू कांस्टेंट है। फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच का क्या रिलेटिव वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ओके, so the force of friction acts in the opposite direction in which surface is having tendency to move, मतलब अगर बॉडी राइट साइड मूव कर रहा होगा तो अपोजिंग फोर्स आएगा लेफ्ट साइड की तरफ, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, मतलब क्या आप समझे कि जब बॉडी रेस्ट पर है, इस तरीके से बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, और ये पी इस तरीके से हम लगा रहे हैं इस पर, अभी बॉडी रेस्ट पर है, तो इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा, आ रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेट से एफ, वो किसके बराबर होगा, लोड अप्लाइड के बराबर होगा, जब बॉडी क्या है रेस्ट पर है। क्लियर है। सो देखिए जब बॉडी मोशन कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, दैट इज म्यू के एन, के क्या है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो दैट इज म्यू एस एन, और दैट वुड बी इट्स मैक्सिमम एफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन, है ना, ज्यादा डिले नहीं करते हैं हम लोग, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन, कोई एक बॉडी है जिसका वेट 100 न्यूटन दिया हुआ है, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजेंटल प्लेन, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इफ अ हॉरिजेंटल फोर्स of 60 Newton just causes the body to slide over the horizontal plane, ठीक है। क्या निकालना है, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस, एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, जिस पर एक बॉडी है
जिसका वेट 100 न्यूटन है वो लाई कर रहा है, ठीक है। एक बॉडी है जिसका वेट 100 न्यूटन है, तो वेट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज 100 न्यूटन। ये तो क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन जस्ट कॉजेज द बॉडी टू स्लाइड। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस तरीके से 60 न्यूटन का। Okay, so let's start. Sorry for the delay. Okay, so determine the coefficient of friction if a horizontal force of 60 न्यूटन, एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। ओके, सो सबसे पहले देखिए हॉरिजेंटल फोर्स इस तरीके से राइट साइड लग रहा है, तो एक क्या आएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, दैट इज एफ। ये तो क्लियर है, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, जो कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा होगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। सो एफ क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ एन, ये सब तो बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ से समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक्स में क्या क्या फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन राइट साइड एंड एफ इज लेफ्ट साइड। सो म्यू एन लेफ्ट साइड लग रहा है माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, म्यू एन इक्वल्स टू 60, ठीक है, ये इक्वेशन वन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 कीजिए, वाई में जितने भी फोर्सेस उसको जीरो करते हैं, ठीक है। तो वाई में अपवर्ड पॉजिटिव एन माइनस 100 न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो एन यहाँ से कितना आ गया आपका 100, ठीक है, क्लियर है, 100 न्यूटन। सो यहाँ से अगर इसको हम इक्वेशन वन में पुट करें तो म्यू यहाँ से मिल जाएगा, वही निकालना था, डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से आ गया आपका आंसर 0.6। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पर यही है, ठीक है, कि एक बॉडी दिया हुआ है आपका इस तरीके से, ठीक है, और बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, इंक्लाइंड 15 न्यूटन, जो कि हॉरिजेंटल से आपका 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जो बॉडी का वेट है वो आपका दिया हुआ है 100 न्यूटन। ओके, रफ हॉरिजेंटल सरफेस दिया हुआ है आपका, आपको निकालने के लिए बोला गया है म्यू, म्यू क्या होगा। तो इतना डाटा आपको दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो फोर्स लग रहा है 15 किलो न्यूटन, या 15 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो तो 15 डिग्री है फ्रॉम हॉरिजेंटल। तो इसका मतलब हम समझे कि हमको इसके दो कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना पड़ेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट को रिजोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट 15 cos 15 हो गया यहाँ पे, और वर्टिकल 15 sin 15 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है। वेट 100 न्यूटन लग रहा है, तो देखिए हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेट को, या फिर इस पॉइंट से नीचे की तरफ दिखा सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सेम। तो ये नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। ओके, अब मैं जो नॉर्मल रिएक्शन जनरली मैं यहाँ पे दिखाता था इस सरफेस पर, यहाँ से ऊपर की तरफ, अब मैं रिएक्शन कहाँ दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, एक ही बात है। उसके पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन में तो फोर्स को आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये आपका क्या है, दैट इज एन है, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट साइड में लग रहा होगा, दैट इज एफ।
विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। सो टेकिंग समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन टू बी जीरो। वाई डायरेक्शन मेरा कहने का मतलब क्या है, जब मैं वाई डायरेक्शन ले रहा हूँ इसका मतलब मैं सारे फोर्सेस ले रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ कि टेकिंग टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गया? तो वही मेरा कहने का मतलब है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो। इसका इंपॉर्टेंस आगे आपको समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या क्या लग रहा है, एक तो एन अपवर्ड लग रहा है प्लस 15 sin 15 अपवर्ड लग रहा है, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है 100 इक्वल्स टू 100। ये आपका इक्वेशन वन होगी। इक्वेशन वन में इसी से आप एन निकाल लीजिए यहाँ से, तो 100 - 15 sin 15 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे तो एन मिलेगा आपको 46.12 न्यूटन। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ले रहे हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द प्लेन ले रहे हैं। अभी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले रहे थे वाई में, एक्स में क्या ले रहे हैं अलोंग द प्लेन, मतलब टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन। इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो अलोंग द प्लेन क्या क्या लग रहा है, दैट इज 15 cos 15 डिग्री, ये लग रहा है राइट साइड पॉजिटिव। इसके अलावा लेफ्ट साइड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो। एन आपको पता है, इसमें रखिए तो आपको म्यू यहाँ से मिल जाएगा कितना, 0.314 आंसर। इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम फिगर बना देते हैं इसको। सवाल आपको विजुअलाइज करना है, अच्छा ऐसे सवाल होना चाहिए था। ठीक है, मैं फिगर डायरेक्ट बना के दे रहा हूँ। ये हॉरिजेंटल एक्चुअल, बट ऐसा मत समझिए कि इंक्लाइंड है। ठीक है, नीचे की तरफ 70 न्यूटन लग रहा है जो वेट है बॉडी का, नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है। ठीक है, हॉरिजेंटल से मान लीजिए जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है कितना, दैट इज 20 न्यूटन। ओके, और ये 20 डिग्री आपका दिया हुआ है, क्लियर। तो बॉडी इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या समझे, इसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, मतलब इधर आएगा एफ इक्वल्स टू म्यू एन। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सिंपली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ले लीजिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो ले लीजिए। ठीक है, इससे आप म्यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 0.244 आपका आ जाएगा। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये 20 डिग्री, तो 20 cos 20, और ये 20 sin 20 डिग्री। ठीक है, बस इसको एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करके सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर अब हम आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर जो फ्रिक्शन एंगल है, क्लियर है। सो फ्रिक्शन एंगल क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, आई थिंक ध्यान में है, यस और नो। ओके, सो हमने उसको डिनोट किया था किससे, दैट इज फ्रॉम फाई। फ्रिक्शन एंगल आपका दिया हुआ है इज इक्वल टू द एंगल एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजेंटल। अब प्लेन इंक्लाइंड है, अभी तक फोर्स को हम इंक्लाइन कर रहे थे, अब जो ये प्लेन है अब उसको हम क्या कर दे रहे हैं, इंक्लाइन कर दे रहे हैं। ओके, सो प्रूव दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई, ठीक है, इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन एक एंगल बना रहा है, अभी समझाएंगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं, विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से प्लेन को मैंने इंक्लाइन कर दिया है, हॉरिजेंटल से मैंने अब प्लेन को क्या कर दिया है, इंक्लाइन कर दिया है। क्लियर है, प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, मतलब इस पर एक बॉडी अब मैंने रखा, अब वो स्लाइड करने जा रहा है, तो उसके कुछ कंडीशंस को हमको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पिछला जो प्रूफ है उसको पढ़ने से पहले आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए रिजिड रफ इंक्लाइन प्लेन। ओके, सो कोई एक बॉडी है,
इस तरीके से ये बॉडी है, ये किसी रफ इनक्लाइंड प्लेन पर बॉडी लाई कर रहा है, और जो इनक्लाइंड प्लेन है वो लेट से ये जो हॉरिजेंटल है उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर है? अल्फा एंगल बना रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन, किसी प्लेन का मैक्सिमम इंक्लिनेशन एट विच अ बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जिस पर ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में हो, मतलब बॉडी डज नॉट मूव, है ना। वो जो मैक्सिमम एंगल होगा, दैट मैक्सिमम एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ रिपोज। ओके, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? मतलब जैसे ही आप मैक्सिमम एंगल के बाद, मतलब अल्फा के बाद जैसे ही आप एंगल को बढ़ाएंगे, बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग। अल्फा क्या है? इट इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, मतलब ये थी अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, मतलब बॉडी क्या हो, रेस्ट पर हो। ओके, तो ये है आपका एंगल ऑफ रिपोज। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। तो अब हम इसका एबीडी बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए इस पर हम कोई भी अभी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर हम लोग नहीं लगा रहे हैं। सो अल्फा क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो क्लियर, ठीक है। बॉडी पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बट बॉडी का जो वेट होगा वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड लग रहा होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज नीचे की तरफ लग रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, डब्लू, इस तरीके से लग रहा होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। बॉडी या तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर, इफ ए बॉडी इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, द मैक्सिमम एंगल एट विच द बॉडी कैन बी एट रेस्ट विदाउट स्लिपिंग डाउन, है ना। सो अगर बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है, बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे इसका नॉर्मल रिएक्शन पास कर रहा होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि ये बॉडी इस सरफेस के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन आ रहा होगा। तो एक रिएक्शन यहाँ पर आ रहा होगा। क्लियर है? ओके, सो मैं इस रिएक्शन को कहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेट्स से दिस इज एन, ये मैंने आपको पहले बताया है इसके पहले कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो मैंने ये रिएक्शन को कहाँ पर दिखाया है, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है, ठीक है। अब ये जो डब्लू है, इसको इमेजिन करना है आपको जो मैं बोल रहा हूँ। पहले मान लीजिए ये अल्फा जीरो था, मतलब ये जो प्लेन है ये कहाँ था, यहाँ था, नीचे की तरफ। अब धीरे धीरे आप अल्फा को बढ़ा रहे हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक रस्सी से यहाँ पर एक स्टोन को बांधा है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टोन, ठीक है। अब देखिए जब ये पूरा नीचे था तो स्टोन इस तरीके से था। अब जब ये धीरे धीरे आप ऊपर कर रहे हैं तो ये जो बॉडी है वो तो मान लीजिए अल्फा एंगल से क्या कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। लेकिन ये जो आपका जो वेट है डब्लू, या फिर आप यूं कहें कि इस रोप से जो मैंने स्टोन को बांधा है वो तो हमेशा वर्टिकल रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो रिजिड बॉडी है जो इस पर पड़ा हुआ था, वो तो अब इसका जो रिजल्टेंट है या नॉर्मल रिएक्शन है अब तो यहाँ शिफ्ट कर गया है इस तरीके से, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है। ये तो क्लियर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन ये है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये जो डब्लू है ये भी कितना बना रहा होगा, अल्फा ही बना रहा होगा। फिर से समझिए, आप इसको कम करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर है? शिफ्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, अल्फा को बढ़ाएंगे, ये भी धीरे धीरे ये जो डिफ्लेक्शन है ये बढ़ता चला जाएगा। एक्चुअल में ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में बॉडी चूंकि ऊपर जा रहा है इसीलिए इसका नॉर्मल जो है वो शिफ्ट करता जा रहा है। ये तो हमेशा वर्टिकल रहेगा, लेकिन ये जो नॉर्मल है वो चूंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है इसीलिए प्लेन के साथ ये शिफ्ट करता जा रहा है। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो डब्लू वेट है वो इस नॉर्मल के साथ अल्फा लगा रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। इस डब्लू का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल होगा डब्लू साइन अल्फा, जो वर्टिकल होगा वो डब्लू कॉस अल्फा।
ये आपके माइंड में एकदम चमक जाना चाहिए कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। दूसरी बात अब समझिए, हमने बताया था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा इसके सरफेस के पैरेलल लगेगा, याद है, ठीक है। तो बॉडी चूंकि स्लाइड डाउन कर रहा है, स्लाइड करेगा नीचे की तरफ बॉडी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो लग नहीं रहा है। अगर बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसका मतलब क्या समझे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, उसके अपोजिट, मोशन के अपोजिट आएगा ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर है, और वो उसके सरफेस के पैरेलल आएगा। एकदम इसको चमका लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो म्यू टाइम्स ऑफ एन, जो एफ फोर्स आ गया आपका, क्लियर है। सो अब सेम कंडीशंस, अब यहाँ पर देखिए, वहां पर हम क्या बोलते थे, टेकिंग ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो। अब यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन टू बी जीरो। टेकिंग, ये कंसेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए आपको, टेकिंग ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन टू बी जीरो। अलोंग द प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसका समेशन जीरो। सो लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, तो डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस में प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एन, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है अलोंग द प्लेन, इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू साइन अल्फा क्या आ गया आपका, म्यू टाइम्स ऑफ एन, क्लियर है। यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ एन आ गया आपका। अब देखिए, टेकिंग ऑल द फोर्सेस, टेकिंग सम ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन के जितने भी परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे होंगे, परपेंडिकुलर, टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, टू बी जीरो। सो परपेंडिकुलर क्या क्या लग रहा है, ये तो रिजल्टेंट है ना, इसका दो कंपोनेंट है, तो एक तो ये लग रहा है नीचे की तरफ माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा, और ऊपर की तरफ एन प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। तो एन क्या आ गया, डब्ल्यू कॉस अल्फा के बराबर, क्लियर है यहाँ से। सो ये मान लीजिए आपका इक्वेशन टू है, ये आपका इक्वेशन वन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू, यहाँ से ब्यूटीफुल कंसेप्ट को हम लोग डराइव करने वाले हैं, ओके। सो डब्ल्यू साइन अल्फा बाई डब्ल्यू कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू टाइम्स ऑफ एन बाई एन। देखिए डिवाइड किए तो म्यू टाइम्स ऑफ एन बाई, इसको राइट साइड अगर भेज, हाँ एन, ठीक है, ये तो क्लियर है आपका, एन एन कैंसिल हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, सो टेन अल्फा आपका क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू म्यू, क्लियर है। अब इससे जस्ट थोड़ा सा पहले हम लोग चलते हैं, जस्ट थोड़ा सा पहले, ओके। हमने यहाँ पे डिराइव किया था कि टेन फाई इज इक्वल टू म्यू, याद है, स्लोप इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो टेन अल्फा म्यू के बराबर आया है और म्यू टेन फाई के भी बराबर है, हमने कंसेप्ट को डिराइव किया। तो अल्फा इज इक्वल टू फाई आ गया, फॉर स्मॉल अल्फा एंड फाई, ठीक है। ये बात समझ में आया, अल्फा इज इक्वल टू फाई कहने का मतलब क्या है, कि एंगल ऑफ जो रिपोज है अल्फा, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, समझ में आ गया। मतलब जब भी आपका जो बॉडी है वो क्या है, वो किसी मैक्सिमम वैल्यू पर है, अल्फा का किसी मैक्सिमम वैल्यू पर है और बॉडी रेस्ट पर है, तो एट दैट कंडीशन क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आते हैं कुछ अच्छे कंसेप्ट्स को यहाँ पर नोट के तौर पर लिख लेते हैं। पहला, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर जो एंगल ऑफ रिपोज है आपका, वही तो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब इंक्लिनेशन जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है, इंक्लिनेशन अगर कम है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से इंक्लिनेशन कम है, इसका मतलब क्या समझे, बॉडी रेस्ट पर होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है सरफेस के बीच में, जो कि बॉडी को मूव नहीं करने देगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा ना।
सो पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इंक्लिनेशन को हमने बढ़ा दिया, तो अब बॉडी क्या करेगा? बॉडी विल स्लाइड आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड। सॉरी, बॉडी चूंकि फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करेगा। तो बॉडी चूंकि डाउनवर्ड स्लाइड करेगा इसलिए उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए हमको एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा ताकि बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे। ये दो कंडीशन हुआ। तीसरा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो ये कंडीशन आया, दिस इज द मैक्सिमम एंगल फेज वेयर बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। एक मैक्सिमम एंगल होगा, ठीक है, किसके बीच में? हॉरिजेंटल और प्लेन के बीच में, जिस पर जो बॉडी है वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो मैंने अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर यूज किया। इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द प्लेन इक्वल टू जीरो लेना है, एंड समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या लेना है हमको? परपेंडिकुलर टू द प्लेन जीरो लेना है। ये दो कंडीशन समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू। ठीक है, ये बॉडी है जिसका वेट डब्ल्यू है और उसको हम लोग ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, ठीक है, प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजेंटल। मतलब ये जो प्लेन है वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। ये कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट पर आपका जितना भी सवाल होगा उसको आप बना देंगे। ठीक है, हैविंग इंक्लिनेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा टू द हॉरिजेंटल, द फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी इन सच ए वे दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा टू द इंक्लाइंड प्लेन, है ना? क्लियर है? मतलब क्या बोल रहा है कि द फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी, मतलब बॉडी पर इस तरीके से हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा टू द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा बना रहा होगा। मतलब इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये हॉरिजेंटल, उसके साथ ये कितना बना रहा है? जो आपका फोर्स है, लेट से जो फोर्स पी है, वो एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एंड द बॉडी इज, पहला, ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन अप द प्लेन, मतलब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमको लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द बॉडी हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो ये जो फोर्स है इसका तो दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट, और एक क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। दूसरा, जो बॉडी का जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली डाउनवर्ड। प्लेन के अबाउट मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं वर्टिकली डाउनवर्ड डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर है? नॉर्मल जो लगता है वो हमें, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा है। ओके, नॉर्मल को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेट से एन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और जो बॉडी का जो वेट है वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, जो कि ये जो नॉर्मल है उसके साथ कितना बनाएगा? जब प्लेन अल्फा बना रहा है तो ये भी अल्फा बनाएगा, इसका कंसेप्ट मैंने पहले बताया आपको। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक, चूंकि ये अल्फा डिग्री पर इंक्लाइंड है आपका नॉर्मल रिएक्शन से, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बाहर की तरफ और एक वर्टिकल कंपोनेंट बाहर की तरफ। ठीक है, क्या क्या? डब्लू कॉस अल्फा एंड दिस इज डब्लू साइन अल्फा। दूसरी बात, चूंकि बॉडी अप द प्लेन जा रहा है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अगेंस्ट में लगेगा ना, मोशन के अगेंस्ट में लगता है, फ्रिक्शन फोर्स उसके अगेंस्ट में लग रहा है, एफ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे, क्या? टेकिंग all the forces, taking sum of all the forces
अलोंग द प्लेन इक्वल्स टू 0। प्लेन के अलोंग जो फोर्सेस लग रहा होगा, तो ये प्लेन है, प्लेन के अलोंग क्या क्या लग रहा है, नीचे की तरफ डब्ल्यू साइन अल्फा, मतलब लेफ्ट साइड डब्ल्यू साइन अल्फा निगेटिव, राइट साइड पी कॉस थीटा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एन इक्वल्स टू 0। ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एन इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। ठीक है, ओके। नाउ टेकिंग sum of all the forces perpendicular to the, आप प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो प्लेन ये है, उसके परपेंडिकुलर क्या क्या लग रहा है, दैट इज नीचे की तरफ डब्ल्यू कॉस अल्फा तो निगेटिव, और ऊपर की तरफ एन और ऊपर की तरफ पी साइन थीटा इक्वल्स टू 0, यही लग रहा है। तो यहाँ से एन क्या आ जाएगा आपका, एन यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। ओके, अब इस एन का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है, सो पुट 2 in 1, मतलब एन का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। ठीक है, एन का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, 1 में। सो यहाँ से क्या आएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा, अब पूरा कैलकुलेशन है। अब जो कंसेप्ट था यही फिगर में जो कंसेप्ट है आपका, बाकी तो कैलकुलेशन है आपका। डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। इस ये वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया है एन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी डब पी म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहाँ से क्या कीजिए, जो डब्ल्यू वाला टर्म है उसको कॉमन कर लीजिए और इसको राइट साइड भेज देते हैं। तो डब्ल्यू कॉमन किया तो साइन अल्फा प्लस यहाँ से क्या आएगा, म्यू कॉस अल्फा, यही आएगा, इक्वल्स टू, इसको राइट साइड मैंने भेजा और पी को कॉमन कर लिया, तो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज कॉस थीटा, और क्या आएगा, प्लस म्यू साइन थीटा, ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए म्यू क्या होता है, टेन फाइव, म्यू क्या होता है, टेन फाइव। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसमें, हम लोग लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस टेन फाइव कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन फाइव साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू साइन अल्फा पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, टेन थीटा को साइन, टेन फाइव को साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव लिख देते हैं, कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, तो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये आपका रिजल्ट यहाँ से आएगा, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव, ये आया है। लेकिन पूछा क्या है कि पी का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो लिस्ट कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा डिनोमिनेटर, मतलब कॉस थीटा माइनस फाइव क्या होगा, जब मैक्सिमम होगा तभी तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यस और नो। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, कॉस का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है ना, तो कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मतलब कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू कॉस 0, मतलब 0 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका पी मिनिमम आया है वो कितना आ गया है, दैट इज डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव, ये मिनिमम पी आ गया। जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा था तब मिनिमम जो आपका पी लगा है वो कितना लगा है, मिनिमम इफर्ट
रिक्वायर्ड टू ड्रैग द बॉडी इज डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन डाउन द प्लेन। अब बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब बॉडी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है। तो देखिए जो फोर्स लग रहा था वो तो ऐसे पी इंक्लाइंड लग रहा था, कंडीशन सारा सेम है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो आपका इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजेंटल पी कॉस थीटा, एक वर्टिकल क्या आएगा, दैट इज पी साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। और इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ डब्ल्यू लग रहा होगा। ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। लेट से दैट इज एन, नॉर्मल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है ये अल्फा बना रहा है इस प्लेन पर, हॉरिजेंटल से ये प्लेन अल्फा बना रहा है तो ये भी अल्फा बनाएगा। क्लियर है। ये फील करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं फील कर पाएंगे तो सवाल नहीं बनेगा आपसे। डब्लू कॉस अल्फा, डब्लू साइन अल्फा। क्लियर है, दो कंपोनेंट हो गया, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा। बॉडी लेफ्ट साइड आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड होगा ना। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा कंडीशन आपको वही यूज करना है। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एन, जो एफ है। तो पहला कंडीशन क्या यूज किए थे, टेकिंग, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। कर दीजिए, अलोंग द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आपका आएगा डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल्स टू पी कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एन। दूसरा क्या कीजिएगा, टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए अलोंग द प्लेन जितने भी फोर्सेस लग रहे थे, एक ये लग रहा था, एक ये लग रहा था, एक ये लग रहा था, उससे ये इक्वेशन बना। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर ये लग रहा है और ये लग रहा है, यही दो लग रहा है, और एक नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, तीन। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, ये सब अब आपको समझना होगा। ठीक है, कि किस तरीके से आता है, मैंने ये सारा कंसेप्ट आपको समझा दिया है। ये दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको एक अल्टीमेट आएगा रिलेशन पी साइन अल्फा माइनस फाइव बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव। ठीक है, क्लियर है। तो लिस्ट फोर्स क्या होगा, लिस्ट फोर्स कब होगा, जब कॉस थीटा प्लस फाइव विल बी इक्वल टू वन, क्योंकि पी मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये कब होता है, कॉस 0 डिग्री पर, है ना। तो थीटा इक्वल्स टू माइनस फाइव। क्लियर है। तो यहाँ से पी मिनिमम क्या आ गया आपका, इसका वैल्यू वन हो गया। तो साइन अल्फा माइनस फाइव, कब, जब बॉडी बॉडी नीचे की तरफ आ रहा था। और ये कब हुआ, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा था। क्लियर है। तो ये अब देखिए जो सवाल आएगा इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, ये कंसेप्ट है। और जो सवाल होगा इस कंसेप्ट के आसपास में घूम रहा होगा। जैसे सवाल अभी हम लोग करते हैं, क्वेश्चन है आपका, ए बॉडी, ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन is pulled upon inclined plane by a force of 350 Newton. ठीक है, the inclination of the plane is 30 degree to the horizontal and the force is applied parallel to the plane. So determine the coefficient of friction. Okay, so solution देखिए क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज पुल्ड अपॉन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब कोई एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है। ठीक है, जिसको ये बॉडी है
जिसको हम लोग पुल कर रहे हैं। क्लियर है? अब फोर्स कैसे लग रहा है, पैरेलल लग रहा है कि थीटा डिग्री पर लग रहा है, कैसे लग रहा है आगे पता चलेगा। लेकिन इतना पता है कि बॉडी का वेट 500 न्यूटन है, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा 500 न्यूटन। ये तो क्लियर है। ठीक। इंक्लाइन प्लेन बाय ए फोर्स ऑफ 350 न्यूटन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री। प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है टू द हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल्स, एंड द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 350 न्यूटन प्लेन के पैरेलल है, मतलब इस तरीके से फोर्स लग रहा है। कितना? 350 न्यूटन। एंड द फोर्स, हाँ ठीक है, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको क्या पूछा है? म्यू का वैल्यू पूछा है। इतना आपको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए रिजोल्व करते हैं। सबसे पहला बात, देखिए ये 30 बना रहा है, ये प्लेन आपका हॉरिजेंटल के साथ 30 बना रहा है, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेट से नॉर्मल रिएक्शन एन आ रहा है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है इस तरीके से, जो कि, तो ये 30 डिग्री ही बनाएगा। आपको कंसेप्ट पहले बता चुके हैं कि जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, जो कि नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाएगा जो कि आपका ये प्लेन हॉरिजेंटल के साथ बना रहा होगा। यही तो मैंने बताया आपको। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। तो 500 न्यूटन है, तो 500। देखिए सारा कंसेप्ट इसी के आसपास घूम रहा है, तो बस कंसेप्ट आप समझ गए तो सारा सवाल लगा लेंगे आप। अब प्रैक्टिस का आवश्यकता है आप। ओके। और तो बस, और दूसरी बात, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, बॉडी को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ आएगा, जो कि प्लेन के क्या होगा? पैरेलल होगा। दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एन। आपको म्यू पूछा है। ठीक है, तो चलिए अलोंग द प्लेन सेम इक्वेशंस वही यूज करेंगे, टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन। अब देखिए इक्वल्स टू जीरो। अलोंग द प्लेन क्या क्या लग रहा है? एक तो ये लग रहा है, अब लेफ्ट साइड लग रहा है तो माइनस होगा, -500 साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। राइट साइड 350 पॉजिटिव, और तो कुछ, और ये लग रहा है आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड लग रहा है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया। दूसरा, टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस, अपवर्ड पॉजिटिव एन, नीचे की तरफ -500 कॉस 30 डिग्री। और क्या लग रहा है आपका? बस इतना ही लग रहा है, इक्वल्स टू जीरो। तो एन यहाँ से क्या आ जाएगा? 500 कॉस 30 डिग्री, जिसका वैल्यू आपका आ जाएगा 433 न्यूटन। क्लियर है? अभी इस एन को कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन में। ठीक है, तो म्यू आपका मिल जाएगा यहाँ से, आप पुट कीजिए और सोल्व कीजिए, म्यू का वैल्यू आएगा आपका 0.23। क्लियर है? कैलकुलेशन अब आपका पार्ट है, जो कंसेप्ट है आपका यही पर है। ठीक। अब देखिए इसमें आपको ट्विस्ट क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम ट्विस्टिंग होगा तो क्या होगा? हो सकता ट्विस्टिंग में क्या होगा, ज्यादा सवाल कराने से फायदा है नहीं। मैं यहाँ पे कंसेप्ट दे देता हूँ, उसको आप ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए यही 350 न्यूटन जो है वो हॉरिजेंटल जो पैरेलल दिया है वो किसी थीटा डिग्री पर इंक्लाइन दे देता है। मतलब समझ गया मेरा बात? मतलब ऐसा कुछ दे देता आपको, ये 30 डिग्री है, ये कोई बॉडी पड़ा हुआ है, जो लोड यहाँ पर जो लगा रहे हैं वो किसी थीटा डिग्री पर लगा रहे हैं विथ हॉरिजेंटल। मान लीजिए 30 डिग्री, मान लीजिए 45 डिग्री है। ठीक है, और ये 350 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वर्टिकल क्या होगा, हॉरिजेंटल क्या होगा? 350 कॉस 45 और 350 साइन 45 डिग्री। ठीक है, और बाकी जो भी रिएक्शन आ रहा था, मतलब वेट नीचे की तरफ लग रहा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट आया था, क्या क्या? आपका वेट कितना लग रहा था? 500, तो 500 साइन 30 डिग्री, 500 कॉस 30 डिग्री। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वही चीज, फिर टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन, और एक जो फ्रिक्शन आ रहा है ना,
फ्रिक्शन जो आ रहा है नीचे की तरफ, वो म्यू टाइम्स ऑफ एन। तो टेकिंग सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन जितना फोर्सेस आ रहे हैं उसका सम जीरो लीजिए, परपेंडिकुलर टू द फोर्स जितना भी फोर्सेस आ रहे हैं उसका सम आप जीरो ले लीजिए और उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, वहां से आप म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक है, अब मेरा जो पीपीटी है उसमें मैं इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर है? आप इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हाँ, एक और अच्छा सवाल है, कुछ बच्चों का ये डाउट भी था जब मैं क्लास ले रहा था उसमें। सो क्वेश्चन है कि एन इफर्ट ऑफ 200 न्यूटन is required to just move a certain body up an inclined plane of angle 15 degree. The force acting, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, और जो अगला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल टू द प्लेन if the angle of inclination of the plane is made 20 degree, comma, the effort, comma, required again applied parallel to the plane, comma, is found to be 230 Newton. Okay, so find the weight of the body and coefficient of friction. ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, an effort of 200 न्यूटन is required to just move a certain body up an inclined plane. ठीक है, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है। सॉरी, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, अप एन इंक्लाइन प्लेन 15 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है जो कि 15 डिग्री बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, जो प्लेन है उस पर एक बॉडी पड़ा हुआ है, इस प्लेन पर एक बॉडी पड़ा हुआ है, और जो फोर्स है वो पैरेलल टू द प्लेन लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इफ द एंग, और देखिए वो जो फोर्स है वो कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन, क्योंकि क्या बोल रहा है, एन इफर्ट ऑफ 200 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए सर्टेन बॉडी। मतलब ये जो इफर्ट लगाना पड़ रहा है वो कितना लगाना पड़ रहा है, 200 न्यूटन। द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द बॉडी इज मेड 20 डिग्री। तो सबसे पहले 15 डिग्री के लिए हम लोग करते हैं। आपको निकालना क्या है ये देख लीजिए, आपको निकालना है वेट ऑफ द बॉडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब दो कंडीशन बनने वाला है, पहला 15 डिग्री के लिए, दूसरा कंडीशन 20 डिग्री के लिए बनाएंगे, और उस समय इफर्ट क्या हो जाएगा आपका, 230 न्यूटन। दो कंडीशन बनेगा। इन टर्म्स ऑफ वेट हम लोग दोनों का इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद वेट को कैंसिल करेंगे, उससे म्यू निकालेंगे, और फिर म्यू को हम लोग पुट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं उसको मैं समझाता हूँ आपको। चलिए ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले लेट से इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो N1 आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सब तो कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ आपको। जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये तो क्लियर है। जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो ये अगर 15 बना रहा है तो ये भी क्या बनाएगा, 15 डिग्री, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, तो वेट जो वेट है वो तो दिया हुआ नहीं है, सो डब्लू कॉस ऑफ 15 डिग्री, डब्लू साइन ऑफ 15 डिग्री। ओके,
अब बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में आएगा जो कि पैरेलल टू द प्लेन होगा। फ्रिक्शन क्या आएगा, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ n1। क्लियर है यहाँ तक। अब सेम क्या लेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो अलोंग द प्लेन लेफ्ट साइड W साइन 15, सो माइनस W साइन 15 डिग्री, राइट साइड आपका +200, ठीक है, लेफ्ट साइड μ n1 है ना, तो माइनस μ n1 इक्वल्स टू 0, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ से ये आ गया इक्वेशन पहला। दूसरा, समेशन, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिक्कत आपको कहाँ होगा, जब एप्लीकेशन पार्ट इसका बनाएंगे, ठीक है, या कुछ टिपिकल प्रॉब्लम भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले आप बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। वर्टिकल में क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या क्या लग रहा है, एक n1 ऊपर की तरफ पॉजिटिव और W cos 15 नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पहले समझना होगा कि कंपोनेंट्स कैसे रिजोल्व करते हैं, कैसे फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ओके, सो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद एक रिलेशन आएगा W साइन 15 डिग्री प्लस म्यू टाइम्स ऑफ W कॉस ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू 200। इसको मान लीजिए इक्वेशन ए। क्लियर है। अब इस एंगल को बढ़ा करके अब कितना कर दे रहे हैं, 15 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज इंक्रीज टू 20 डिग्री। अब इसी एंगल को बढ़ा कर हम 20 डिग्री हमने कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और इफर्ट अब बढ़ चुका है कितना, 230 न्यूटन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब लेट से, अब जो नेक्स्ट नॉर्मल है, जो नया वाला नॉर्मल है वो n2 है, ठीक है, जो कि वेट W, W तो कॉमन होगा, बॉडी का वेट तो वही होगा ना, तो इसका दो कंपोनेंट, क्या क्या, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजेंटल, तो W कॉस ऑफ 20 डिग्री, W साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। साथ साथ बनाते जाइए आप लोग, शो करके देखना नहीं है, इसको बनाना है। ये नहीं कि चलिए सर बता रहे हैं तो देख लेते हैं ऐसे ही। जब तक आपके हाथ में पेन कॉपी नहीं होगा, बैठेंगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं, ठीक है। एनी मास्टर इन द वर्ल्ड, कोई भी मास्टर हो इस दुनिया में, आपको नहीं सिखा सकता है, जब तक आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होगा तब तक कोई नहीं सिखा सकता है। चलिए, सो हमने कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर लिया। दूसरी बात, बॉडी, अब ऊपर की तरफ हमने इसको खींचा है, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है म्यू टाइम्स ऑफ n2। क्लियर है यहाँ से। ओके, तो अब हम वही सेम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग अलोंग प्लेन, जो प्लेन है उसके अलोंग फोर्सेस, तो प्लेन के अलोंग ये लग रहा है नीचे, लेफ्ट साइड माइनस W साइन 20 डिग्री, राइट साइड +230, और क्या लग रहा है, लेफ्ट साइड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ n2 इक्वल्स टू 0। नाउ समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड पॉजिटिव, n2 पॉजिटिव, नीचे की तरफ -W cos 20 डिग्री। अब ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको कि सर ये वाला आप कहाँ नहीं ले रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट रिजोल्व किए हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स को ले रहे हैं हम, एक्स और वाई के अबाउट नहीं रिजोल्व कर रहे हैं हम, किसके अबाउट रिजोल्व कर रहे हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर या प्लेन के अलोंग, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो आप n2 को, आपको n2 यहाँ से ये मिल गया, n2 को अब इसी क्वेश्चन में पुट कीजिए, तो यहाँ से रिलेशन आएगा W साइन 20 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस 20 इक्वल्स टू 230। इसको मान लीजिए इक्वेशन बी। ओके, क्लियर है। सो अब हम कर देंगे b डिवाइडेड बाई a। सो यहाँ से क्या मिलेगा, W साइन 20 डिग्री प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस 20 डिग्री अपॉन W साइन 15 डिग्री प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस 15 डिग्री। क्लियर है, विच इज इक्वल टू 230 बाई 200। यहाँ से आ जाएगा आपका
1.15 क्लियर है यहाँ से। B/A मैंने कर दिया। यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन 20 डिग्री प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस 20 डिग्री इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल और इसको इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई, तो 1.15 साइन 15 डिग्री प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 1.15 कॉस 15 डिग्री। इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आपको म्यू मिलेगा 0.26। ठीक है, म्यू का वैल्यू आ गया। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो मिल गया, अब हमको वेट निकालना था डब्लू। सो अब हम क्या करेंगे, पुट म्यू इन इक्वेशन बी। जो हमने इक्वेशन बी निकाला, ये वाला इक्वेशन, ये तो ए है, जो हमने इक्वेशन बी निकाला ये वाला इक्वेशन, इसमें हम लोग पुट कर देंगे म्यू का वैल्यू। म्यू का वैल्यू को पुट करेंगे तो डब्लू निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन क्या है, डब्लू साइन 20 डिग्री प्लस म्यू कॉस ऑफ 20 डिग्री इक्वल्स टू 230, यही है। तो यहाँ से डब्लू साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस 0.26 आया म्यू कॉस ऑफ 20 डिग्री इक्वल्स टू 230। इसको कैल्सियम में पुट कीजिए, यहाँ से वैल्यू आएगा आपका 392.3 न्यूटन। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है, वेट भी हमने निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल लिया। बहुत बच्चों का ये डाउट था, तो इसको अब आई थिंक अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सो आज के सेशन का लास्ट सवाल, लेकिन आपका 5 स्टार का सवाल, क्लियर, जो कि आपको करना बहुत जरूरी है सवाल। ओके, सो मैं सवाल लिख देता हूँ इसको। क्वेश्चन है आपका कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी are connected by a rod horizontal rod and are supported on two rough planes। फिगर आपको दिया हुआ है, ओके, फिगर मैं बनाऊंगा। द वेट of block B is 1500 Newton and coefficient of friction of block A and block B are 0.25 and 0.35 respectively. So find the smallest weight of block A for which equilibrium can exist। ओके, सो देखिए फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये आपका प्लेन दिया हुआ है इस तरीके से। ये जो प्लेन है आपका, ये प्लेन आपका हॉरिजेंटल के साथ एंगल जो बना रहा है वो है 60 डिग्री। क्लियर है, ये आपका कोई बॉडी है या ब्लॉक्स है जो कि एक रॉड से क्या है, कनेक्टेड है, किसके साथ, दूसरे ब्लॉक के साथ। लेट्स से दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक ए, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए ये फिगर आपको दिया हुआ है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ओके, तो टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए हॉरिजॉन्टल रॉड। एक हॉरिजॉन्टल रॉड से दोनों को क्या किया, हमने कनेक्ट किया है। एंड आर सपोर्टेड ऑन टू रफ प्लेन्स। दो रफ प्लेन्स है, एक तो हॉरिजॉन्टल के 60 डिग्री बना रहा है और एक ये प्लेन। इफ द वेट ऑफ द ब्लॉक इज 15, ब्लॉक बी इज 1500 न्यूटन, मतलब ये डाउनवर्ड लग रहा होगा,
इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नीचे की तरफ 1500 न्यूटन, ये तो क्लियर है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर 0.25 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। मतलब ब्लॉक ए का म्यू ए कितना है, दैट इज 0.25, और ब्लॉक बी का म्यू बी कितना है 0.35। यहाँ तक तो क्लियर है। म्यू ए एन म्यू बी आपका आ गया, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो आपको समझना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, जब बॉडी स्लाइड करेगा, जब बॉडी बी नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो क्या होगा, जस्ट स्लाइड करेगा, पहले इसको समझिए। बहुत मेजर चेंजेस को हम नहीं समझेंगे, पहले माइनर चेंजेस को इसमें समझिए कि बॉडी जस्ट स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जस्ट जब बॉडी नीचे की तरफ जैसे ही हल्का आएगा ये पीछे की तरफ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इमेजिन कीजिए, ये जो बॉडी है जैसे ही हल्का नीचे आएगा, हल्का नीचे आएगा तो ये थोड़ा सा पीछे तो जाएगा ही जाएगा, क्लियर है। फिर जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये ऊपर उठता चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही फॉर सडन चेंज, फॉर स्मॉलेस्ट चेंज के लिए अगर हम बोले, तो जैसे ही ये हल्का नीचे आया ये पीछे चला जाएगा हल्का, ये तो होगा, क्लियर है। इसका मतलब क्या समझे, ये बॉडी जब नीचे की तरफ आ रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो इसके प्लेन के पैरेलल लगेगा, ये तो क्लियर है। सो म्यू बी, इसका फ्रिक्शन क्या है, म्यू बी, ठीक। और जो रिएक्शन होगा, लेट से यहाँ पर जो रिएक्शन एन बी आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर ही आता है रिएक्शन, सो म्यू बी एन बी यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ये तो क्लियर है। एकदम ये चमकना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में कि हाँ ऐसा होगा, फील कीजिए इसको, ठीक है। दूसरी बात, लेट से ये जो बॉडी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वेट ऑफ द ब्लॉक ए क्या होगा ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे, तो लेट से वो जो स्मॉलेस्ट वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या है, डब्ल्यू ए, और ये जो 1500 न्यूटन है ये वेट डब्ल्यू बी है, क्लियर है। तो ए का वेट डब्ल्यू ए है जिसको हमको फाइंड करना है, बी का डब्ल्यू बी दिया हुआ है आपको 1500 न्यूटन, क्लियर है यहाँ तक। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है तो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा एन ए, क्योंकि प्लेन यही है तो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा एन ए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए, ये ये जो बॉडी जब हल्का नीचे आया तो ये पीछे चला गया, तो मोशन इधर हुआ बॉडी का, फ्रिक्शन फोर्स उसके अगेंस्ट में आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आया, दैट इज म्यू ए एन ए, क्लियर है यहाँ तक। आपको म्यू ए पता है ना 0.25, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 0.25 एन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.35 एन बी, क्लियर है यहाँ तक। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब देखिए फोर ब्लॉक ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्लॉक ए के लिए प्लेन के अलोंग, प्लेन के अलोंग समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, सेम कंडीशंस यूज कर रहे हैं अलोंग द प्लेन जो पहले यूज करते थे, ठीक है। आप प्लेन के अलोंग बोलिए ए पर, अलोंग द प्लेन, ठीक है, अलोंग द प्लेन, प्लेन ये है, ठीक है। प्लेन के अलोंग क्या लग रहा है 0.25 एन ए, 0.25 एन ए क्या है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, एफ इज व्हाट 0.25 एन ए, यही है ना, ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, इसको मैंने जीरो नहीं लिया है, ये बात समझ में आना होगा आपको, इसको जीरो नहीं लिया है मैंने जस्ट आपको दिखाया है कि एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर उसको मैंने जीरो लिया है, ठीक है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर क्या क्या है, एन ए अपवर्ड पॉजिटिव माइनस डब्ल्यू ए निगेटिव इक्वल्स टू जीरो, सो एन ए किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू ए के बराबर। सो देखिए इसको, ये जो रिलेशन आया है एफ इक्वल्स टू 0.25 एन ए, इसमें एन ए के जगह पर ये पुट कर सकते हैं डब्ल्यू ए, तो यहाँ से 0.25 क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए, ये आ गया एफ आपका। यहाँ से मेरा एक रिलेशन क्या आया, यहाँ से मेरा एक रिलेशन आ गया एफ इक्वल्स टू 0.25 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, नाउ
अब हम किसको कंसिडर करेंगे, ब्लॉक बी को। हमको जस्ट रिलेशन डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ब्लॉक बी आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है और ये यहाँ पर ब्लॉक बी है, क्लियर है, ठीक। इसका जो वेट है नीचे की तरफ लग रहा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे 1500 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स प्लेन के पैरेलल लग रहा है, ठीक है, 0.35 टाइम्स ऑफ एन बी, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अब देखिए, और यहाँ पर जो नॉर्मल है वो कहाँ लगेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल एन बी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस नॉर्मल को, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा हो या फिर इसी नॉर्मल को हम यहाँ पे दिखा रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा सकते हैं। ये हम अपने कॉन्वेनियंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मेरे ही सहायता के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब ये किसी थीटा डिग्री पर रिजल्टेंट लग रहा है, तो इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना पड़ेगा हमको। तो कंपोनेंट्स में इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, है ना। तो देखिए ये एंगल 60 है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वर्टिकल के साथ कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये रिजल्टेंट इस सरफेस पर 90 डिग्री होगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90, ये 30, तो ये क्या होगा, टेल मी, ये 60 होगा। मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ये जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री, क्लियर है। तो इसके दो कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल के साथ 60 बना रहा है, तो हॉरिजेंटल के साथ कितना बनाएगा, 30। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेश, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एन बी है, क्लियर है। ये वर्टिकल है और ये उसका, सॉरी, ये बाहर की तरफ होगा, मैं अंदर की तरफ दिखा रहा था, बाहर की तरफ। ये 60 आया, ये वाला 60 आया, तो ये कितना होगा, 30। तो यहाँ से आ गया एन बी कॉस ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से आ गया एन बी साइन ऑफ 30 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा, ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है 0.35 एन बी, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो तो इस प्लेन के पैरेलल है ना, तो ये हॉरिजेंटल से कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ये हॉरिजेंटल से कितना बना रहा है, 60 डिग्री, दैट इज 0.35 एन बी। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, क्या होगा, 0.35 एन बी कॉस 60, और क्या होगा, 0.35 एन बी साइन ऑफ 60 डिग्री। इतना वैल्यू आ गया आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल, क्या क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 कीजिए, या फिर वही अलोंग द प्लेन जो कंडीशन मैंने यहाँ पर, क्यों नहीं अलोंग द प्लेन वाला कंडीशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे थीटा डिग्री पर इंक्लाइन फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजेंटल के टर्म में रिजोल्व कर दिया है। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 कर दीजिए, यहाँ पे रिलेशन हम लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 0.25 डब्ल्यू ए प्लस 0.35 एन बी कॉस 60 इक्वल्स टू एन बी कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि टाइम का मेरे पास कंस्टेंट है, इसलिए मैं पूरा डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब बाकी आपको एफ ऑफ एक्स में समेशन तो 0 लेने आता ही है ना, एक्स में सारे फोर्सेस ले लीजिए 0 सम उसका, और वाई में आप सारे फोर्सेस का सम 0 ले लीजिए, तो इसमें तो कोई कंसेप्ट अब नहीं है, ये टोटल प्योर कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन तब आपका ठीक होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को लगाएंगे, ओके। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आपको डब्ल्यू ए मिलेगा, यहाँ ये आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एन बी 5163 न्यूटन, और इस एन बी को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू ए आ जाएगा आपका 5163 न्यूटन, ओके। यही पूछ रहा था, यही आंसर हो गया आपका, डब्ल्यू ए लिस्ट वेट क्या होगा, जो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, ओके। क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो थैंक यू ऑल। हमने सारे अभी टॉपिक्स को क्लियर नहीं किया है फ्रिक्शन में, नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही।
तो थैंक यू। और जिनका जिनका एग्ज़ाम है कल, उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे, डोंट पैनिक, कंसेप्ट्स पर स्टिक रहिए और सवाल को ट्राई कीजिए।